हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाइवोट और पाइवोट टेबल फंक्शन के बारे में। ये डेटा फ्रेम में बहुत ज़्यादा ही यूज होने वाला फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंसेस है इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे हम बना करके चेक करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए पहले मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना होगा। तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, इंपोर्ट pandas pd, और डेटा में मैंने जो है एक डिक्शनरी पास कर दिया है और डिक्शनरी में मैंने नेम नाम का की लिया है, उसमें नेम वैल्यू डाल दिया। उसी तरह क्लास नाम का की लेकर के मैं कुछ क्लासेस जो है वो डाल दे रहा हूँ। फिर मैं एक ले लेता हूँ सिटी नाम का की और उसके अंदर कुछ रैंडम जो है मैं सिटीज़ इसी तरह से लिख ले रहा हूँ। चूँकि 4 वैल्यूज़ है मेरे पास तो मैं 4 सिटी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिटी के बाद हम एक और कॉलम ले लेते हैं, उस कॉलम को हम लिख देते हैं जेंडर। तो जेंडर वाले कॉलम में हम सभी का जो है जेंडर लिखेंगे। तो चूँकि जितना भी मैंने नाम लिखा है वो सारे मेल है तो मैं यहाँ पे एम लिख दे रहा हूँ, सारा का जेंडर एम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक जो है डेटा तैयार कर लिया है और इस डेटा को अब हम डेटा फ्रेम में चेंज करेंगे। पहले हम सिर्फ डेटा को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। यहाँ सेव करना होगा, मैं पाइवोट नाम से सेव कर दे रहा हूँ। देखिए इस तरह का डेटा आपको जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल, जैसा मैंने लिखा वैसे ही आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अब इसे हमें क्या करना होगा, डेटा फ्रेम में चेंज करना होगा। तो डेटा फ्रेम में चेंज करने के लिए फिर हम वही लिखेंगे df इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें डी और एफ कैपिटल होगा, और डेटा को पास कर देंगे और यहाँ हम प्रिंट करा देंगे df को। अब हम रन करा के देखते हैं। ये देखिए, ये रन होते ही मेरा जो है इस तरह का डेटा फ्रेम आपको दिख रहा है। जनरली ये मेरा बन चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पाइवोट फंक्शन में। तो पाइवोट फंक्शन में क्या है, इसमें हम 3 आर्गुमेंट पास करते हैं, इंडेक्स, कॉलम्स और वैल्यूज़। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होता है और कॉलम क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होता है, हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो मैं पहले यहाँ इंडेक्स इक्वल टू लिख देता हूँ नेम और कॉलम्स इक्वल टू मैं लिख देता हूँ सिटी। वैल्यू मैंने अभी नहीं पुट किया है। ठीक है, और अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। ये आउटपुट सही से दिख नहीं रहा, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जो है क्लियरली विजिबल हो जाए आउटपुट। ठीक है, तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आउटपुट क्यों आया। हमने इंडेक्स में लिखा था नेम, तो ये नेम का एक इंडेक्स आपका रेडी हो चुका है। कॉलम्स में हमने लिखा था सिटी, तो आप यहाँ पे कॉलम्स देख पा रहे हो, सिटी वाला कॉलम बन चुका है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हमने लिखा था, नेम और कॉलम। उसके बाद ये नेम और कॉलम तो बन गया। अब मेरा जो बना है क्लास और जेंडर। ठीक है, नेम और सिटी में हमने लिख दिया था इंडेक्स और कॉलम से, उसके अलावा 2 कॉलम बच गए थे, क्लास और जेंडर। इसीलिए क्लास और जेंडर का अलग अलग 2 ग्रुप बन गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे काम कैसे होता है। जैसे यहाँ नेम में देखिए, संजय का नेम है तो यहाँ पे नेम में संजय आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संजय का क्लास देखिए 12 है तो क्लास 12 आ रहा है, बट वो इन तीनों में नहीं आकर के दिल्ली वाला कॉलम में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो सिटी था वो क्या था, दिल्ली था। इसलिए इस तरह का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिर्फ क्लास का बात। उसी तरह जेंडर में हम आ जाते हैं, तो जेंडर में एम है। ठीक है, और वो एम दिल्ली वाले कॉलम में एम दिखा रहा है संजय का। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है ये आउटपुट हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये आउटपुट आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दोबारा इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे इंडेक्स और कॉलम्स के अलावा लिखने के बाद हमारे पास 2 फील्ड बचा था, क्लास और जेंडर, वो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात है, आप देख रहे होंगे क्लास वाले और जेंडर वाले में जो ब्लैंक वैल्यू है उसके लिए क्लास में नॉन लिखा हुआ है और जेंडर में नन लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास में न्यूमरिक वैल्यू है इसलिए नॉन लिखा हुआ आ रहा है और जेंडर में स्ट्रिंग्स वैल्यू है इसीलिए नन लिखा हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि इस तरह से आउटपुट आता है। तो आइए अब हम पाइवोट फंक्शन का एक और आर्गुमेंट वैल्यूज़ को यूज़ करके देखते हैं कि वैल्यूज़ आखिर क्या करता है, किस तरह से आउटपुट देता है। तो मैं यहाँ पे कॉलम्स के बाद जो है कॉमा दे करके और वैल्यूज़ इक्वल टू लिख देता हूँ। चूँकि यहाँ पे देखिए मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है तो क्लास और जेंडर दोनों डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ वैल्यूज़ में हम ये क्लियर करेंगे कि क्या हमको देखना है, क्लास देखना है या जेंडर देखना है। तो मैं यहाँ पे क्लास लिख दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, और रन कर रहा हूँ। देखिए अब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्लास जो है वही डिस्प्ले हो रहा है, बाकी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, जेंडर नहीं डिस्प्ले हो रहा है ना। अगर हम यहाँ पे जेंडर लिख देते हैं तो क्या होगा,
देखिए अब जो आउटपुट आ रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ जेंडर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो वैल्यूज़ से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलम जो है वो डिस्प्ले कराना है। अगर वैल्यूज़ नहीं देते हैं तो रिमेनिंग जितने भी कॉलम्स होंगे इंडेक्स और कॉलम्स को लिखने के बाद वो सारा जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी नॉन या नन वैल्यू है उसमें अगर हमें कुछ और रिप्लेस करना है वैल्यू तो हम लिखते हैं डॉट फिल एन ए। अब मैंने यहाँ रन किया, देखिए जितना भी एन ए था या नन था वो सारा जो है गायब हो गया, कुछ भी हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे फिल एन ए में सिंगल कोट अगर छोड़ देते हो खाली तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और अगर आप चाहो कि नॉन को या नन को किसी और पार्टिकुलर सिंबल से रिप्लेस करना तो आप यहाँ पे सिंबल डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ डैश डाल के रन कर देता हूँ, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, सारा वैल्यू में जो भी नॉन वैल्यू था उसमें डैश आ गया। उसी तरह आप स्टार अगर देना चाहो तो आप यहाँ स्टार भी दे सकते हो। देखिए इस तरह से स्टार भी आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग पाइवोट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ हम इंडेक्स और कॉलम्स का जो वैल्यू है उसको चेंज करके देखते हैं, बदल करके देखते हैं कि अब क्या आउटपुट आता है। तो जैसे मैं इंडेक्स इक्वल टू लिख देता हूँ जेंडर और कॉलम्स इक्वल टू हम लिख देंगे क्लास। ठीक है, तो मेरे पास दो हो गए, जेंडर और क्लास। तो उसके अलावा अब मेरे पास आउटपुट में आने के लिए क्या बचा, उसके अलावा मेरे पास वैल्यूज जो बचे हैं वो बचे हैं नेम और सिटी। ठीक है, तो आउटपुट में वही आना चाहिए, नेम और सिटी। देखते हैं हम इसको रन करके कि आउटपुट में क्या आता है। देखिए यहाँ पे जो है जेंडर वो मेरा एम आ गया है ना, चूँकि एक ही जेंडर है, सब मेल ही है, इसीलिए एम ही एक ही बना है आपका। ठीक है, और आपका जो क्लास है वो कॉलम बन गया और सिटी और नेम जो है वो मेरा डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है इसमें। ठीक, अब हम बात करेंगे पाइवोट टेबल फंक्शन के बारे में। तो उसके लिए एक नया हमें जो है डेटा फ्रेम बना लेना होगा, क्योंकि याद रहे आपको कि पाइवोट टेबल जो होता है वो जनरली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह अगर हमें डेटा फ्रेम में करना हो तो हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें एग्रीगेशन फंक्शंस जो है हम यूज़ करते हैं, जैसे सम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मीन हो गया। तो ये सारा फंक्शन हम यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम इस तरह से यूज़ करते हैं और इसको बनाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ न्यूमरिक वैल्यूज जो है डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास के बदले लोन लिख दिया, कुछ अमाउंट डाल दिया ताकि उसको हम ऐड सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आप देख पाओ कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ जेंडर जो था उस जेंडर के बदले मैं एक क्वार्टर लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 जो भी है क्वार्टर में डाल देता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे हम कैलकुलेशन में चेक करेंगे कैसे वो काम कर रहा है। अब इसे भी हमें डेटा फ्रेम में बदलना होगा, तो हम pd डॉट डेटा फ्रेम लिख देंगे और डेटा को पास कर दिया हमने। तो इस तरह से मेरा एक नया डेटा फ्रेम तैयार हो चुका है। और अब हम आगे देखेंगे पाइवोट टेबल फंक्शन को इसमें यूज़ करके कि वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टास्क आ चुका है, फाइंड टोटल लोन पर सिटी। मीन्स हमें सिटी के अकॉर्डिंगली जो है लोन को फाइंड करना है कि टोटल लोन कितना हुआ है, मतलब किस सिटी में कितना लोन लिया गया है। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो मैंने पहले क्या किया, एक वेरिएबल मैं बना लिया पी। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो और इसमें मैं लिख देता हूँ pd डॉट पाइवोट टेबल। ठीक है, अब मुझे टेबल को पाइवोट करना है तो पहले मुझे डेटा प्रोवाइड कराना होगा। तो डेटा कहाँ से आ रहा है, df से। ठीक है, डेटा फ्रेम से आएगा। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंडेक्स इक्वल टू, चूँकि हमें जो ये वैल्यू फाइंड करना है वो सिटी वाइज फाइंड करना है, इसीलिए इंडेक्स में हम क्या लिखेंगे, सिटी, क्योंकि क्वेश्चन वही है, फाइंड टोटल लोन पर सिटी, सिटी वाइज। तो हम यहाँ पे इंडेक्स में लिख देंगे सिटी। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है मेरा वैल्यूज़। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में हम लिख देते हैं, चूँकि हमें लोन को ही फाइंड करना है ना, तो यहाँ वैल्यूज़ में हम लिख देंगे लोन को। क्लियर है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा लिखना क्या है। अब हम एक और आर्गूमेंट पास करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो इसके लिए AGGFUNC हम लिखेंगे इक्वल टू NP डॉट जो भी हमें करना है, जैसे हमें अगर सम करना है तो सम लिखेंगे। तो ये मेरा हो गया फंक्शन तैयार, बट ये अभी हमें रन नहीं होगा, एरर आ रहा है क्योंकि हमने numpy इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट numpy एज NP। तो इस तरह से मेरा ये फंक्शन तैयार है। मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो पहले सेव करना होगा, पाइवोट अंडरस्कोर टेबल नाम से मैं सेव कर ले रहा हूँ इसको। यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा, है ना, सॉरी मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, वैल्यू। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। देखिए ये रन हो चुका है।
तो अब मैं इसे प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो हम यहाँ पे फिर जो है प्रिंट में लिख देंगे PV को, ठीक है। अब रन करा के देखते क्या होता है। ये देखिए आउटपुट में जो आपका आ रहा है ये सिटी वाइज पूरा जो वैल्यू आ गया, बट यहाँ सम नहीं हुआ क्योंकि इंडिविजुअल सारा सिटी का वैल्यू आ चुका है। तो सम करने के लिए क्या करना होगा, हमें कोई भी सिटी का नाम जो है कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे ये जो मेरा रामगढ़ लिखा है मैं इसे रांची से चेंज कर देता हूँ। अब रन करा के देखता हूँ क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ, 50,000 एंड 20,000 मिल के यहाँ पे रांची का वैल्यू कितना आ गया, 70,000, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सम फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। तो अब न्यू टास्क हमारे पास आ गया है, फाइंड टोटल लोन पर एम्प्लॉई, मतलब एम्प्लॉई के हिसाब से हमें लोन फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंडेक्स में हम क्या लिख देंगे, एम्प्लॉई का डिटेल मतलब नेम लिखना पड़ेगा और वैल्यू में लोन रहेगा ही। क्लियर है। अब इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ एम्प्लॉई के नेम के अकॉर्डिंग जो है सारा लोन आ चुका है। अगर किसी एम्प्लॉई का नेम भी कॉमन होता तो उस भी टोटल होकर के जो है हमारे पास सम के रूप में डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नए टास्क की तरफ। इसमें हम क्या करना है, फाइंड टोटल लोन्स बोथ सिटी वाइज एंड नेम वाइज। तो इसमें क्या करना होगा, नेम के साथ साथ हम यहाँ पे सिटी को भी कॉमा सेपरेटेड लिख देंगे, बस इतना ही करना है। अब देखिए ये जो मेरा रन हुआ है इसमें नेम और सिटी दोनों आपको दिख रहा है और उसका लोन भी दिखाई दे रहा है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जितने भी फील्ड्स को हमें जो है डिस्प्ले कराना होगा, हम इंडेक्स में एक लिस्ट पास करके सारे फील्ड्स का नाम लिख देंगे। अब हम आते हैं न्यू टास्क की तरफ। इसमें हमें फाइंड करना है मीन, मिनिमम और मैक्सिमम लोन सिटी वाइज। तो सिटी वाइज फाइंड करना है तो यहाँ पे इंडेक्स में हम क्या लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, और लोन को ही फाइंड करना है तो वैल्यू में लोन ही होगा। अब एग्रीगेट फंक्शन में हमें सम नहीं करना है, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम ये निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिस्ट पास करके जो है अलग अलग फार्मूला लिख देते हैं। जैसे मीन के लिए np.mean, मिनिमम के लिए np.min और मैक्सिमम के लिए np.max। तो ये हम 3 फंक्शन लिख देंगे एग्रीगेट फंक्शन में। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ और अब मैं रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। देखिए ये इस तरह का आउटपुट आपको जो है डिस्प्ले हो रहा है। इसमें मीन, मिनिमम और मैक्सिमम लोन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नए टास्क की तरफ। यहाँ हमें फाइंड करना है मैक्सिमम लोन बाय इंडिविजुअल। तो यहाँ पे सिटी के बदले हम नेम लिख देंगे और वैल्यूज़ में लोन रहेगा ही, और एग्रीगेट फंक्शन में हमें सिर्फ क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो हम यहाँ np.max रन देते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं। आउटपुट में हमें मैक्सिमम पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे राहुल को चेंज करके संजय कर देता हूँ। अब जो है संजय का 2 लोन हो गया। अब मैं रन करा के देखता हूँ, बट संजय का एक ही लोन डिस्प्ले हो रहा है जो लोन मैक्सिमम था।